तो आज हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स की, जिसका दूसरा नाम है वैरिसेला। ठीक है, वैरिसेला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेसिकली ये एक वायरल डिसीज़ है जो कि वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस की प्रेजेंस में होता है। ओके, वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस। तो ये जो वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस है, इसकी प्रेजेंस में होने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? वैरिसेला। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है। यूजुअली ये भी एक हाईली कंटाजियस डिसीज़ है। हाईली कंटाजियस डिसीज़ आपने बचपन में देखा होगा, कई बच्चों को होता था चिकन पॉक्स। सिंपल शब्दों में हमारे इंडिया में इसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटी माता, है ना, कि इरप्शंस आ गए, फेशियल इरप्शंस, बॉडी में इरप्शंस, वो सारी कंडीशन है ना। तो ये हाईली कंटाजियस डिसीज़ है एक चिकन पॉक्स या वैरिसेला, जो कि यूजुअली इरप्शंस के थ्रू दर्शाई जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको इरप्शंस मिलेंगे और फीवर वगैरह देखने को मिलेगा, है ना। ये तो रही एक कॉमन बात जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसे कई बार सिंगल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये सिंगल्स क्या है? एक्चुअल में हम देखेंगे कि चिकन पॉक्स जो है वो नर्वस इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएगा, तो वो नर्व को भी इन्वॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो जब नर्व का इन्वॉल्वमेंट इसके साथ हो जाता है ना, तो इसे हम सिंगल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे चलकर ये चिकन पॉक्स जो है ये दोनों फॉर्म में होता है। एपिडेमिक फॉर्म में भी होता है एक सिंगल लोकेलिटी पे, और इवन कई बार ये किसी लोकेलिटी पे हमेशा के लिए बना रह जाता है, तो ये एंडेमिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो एपिडेमिक एक सिंगल लोकेलिटी पे कई बार होना और एंडेमिक वहाँ पर बने ही रह जाना, है ना। ये दोनों फॉर्म में होता है। इवन अभी लेटेस्ट 2013 में भी मिलियंस ऑफ लगभग 120 मिलियन इसके केसेस मिले। मतलब चिकन पॉक्स अभी तक गया नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में चिकन पॉक्स के केसेस अभी भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करें हम तो कैसा होता है इसके एजेंट की। अगर हम बात करें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, तो जैसा मैंने कहा ये वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से होता है। इस वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस का एक दूसरा भी नाम होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम होता है ह्यूमन हर्पीज़ वायरस। एक्चुअल में हर्पीज़ फैमिली का वायरस है ये, तो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है जो आपको पता होना चाहिए कि इसे ह्यूमन हर्पीज़ वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी भी दिखाएगा, तो वो भी हम बात करेंगे कैसे फैलता है। तो अगर हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में थ्रू हम ये देखते हैं कि यूजुअली ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। ठीक है, एक्चुअल में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड दोनों की मैं एक साथ बात करूंगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया मोड में, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोनों के थ्रू ये फैल सकता है। और अगर मैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करूं तो एक इन्फेक्टिव केस, है ना, जो ऑलरेडी इससे सफ़र करेगा वही दूसरे बंदों में ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। फिर हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। अगर आपसे मेनली पूछा जाए कि मेन सोर्स क्या है, तो उसमें इस केस में यहाँ पर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके सिक्रीशंस भी इन्फेक्शियस होते हैं, हाँ, तो ये नहीं भूलना। तो इसमें जो नेजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन होता है ना, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की हमने बात करी, तो नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन या ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन, है ना, माउथ और फेरिंग्स या नोज और फेरिंग्स, इससे निकलने वाला जो सिक्रीशंस होता है वो भी इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस मटेरियल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन्फेक्शियस डिसीजेज में, वो पूछा जाता है इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड कब होता है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए आज के दिन रैश होने वाले हैं, तो रैश शुरू होने से 1 से 2 दिन पहले, बिफोर 1 to 2 days ऑफ रैश से 1-2 दिन पहले इन्फेक्शन शुरू हो सकता है, और रैश आने के 4 to 5 days आफ्टर 4 to 5 days तक ये इन्फेक्शन बना रह सकता है ना। तो रैश से अगर हम कंपेयर करें तो 1 से 2 दिन पहले इसका इन्फेक्शन शुरू होगा इन्फेक्टिविटी पीरियड का, और 4 से 5 दिन तक रह सकता है ये। दूसरे शब्दों में हम ये देखेंगे कि 4 से 5 दिन का जब अंतराल होगा रैश के, तो इतने में रैश में ना स्कैब बन जाएंगे, पपड़ियाँ बन जाएगी, और ये पपड़ियाँ झड़ने लगेगी। तो जब ये पपड़ियाँ झड़ने लग जाए ना, तब समझ जाइए इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड भी खत्म हो रहा है ना। तो दूसरे शब्दों में ये भी आपसे कह देते हैं कई बार। ठीक है,
फिर एक हम बात करते हैं सेकेंडरी अटैक रेट की। देखिए सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है। सेकेंडरी अटैक रेट का एक्चुअल मीनिंग है कि पहले से कोई दूसरा इन्फेक्शन और अब उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन चिकन पॉक्स का हो जाए तो इसके कितने चांसेस है। तो इसके 90% चांसेस होते हैं कि ये उन पर्सन को बहुत आसानी से इन्वॉल्व कर लेगा जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर कौन सा एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो ये जो चिकन पॉक्स है ये भी मेनली चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन होता है। लेकिन यदि एडल्ट में ये हो जाए, है ना, चांसेस है कि एडल्ट में नहीं हो, एडल्ट में होता है, मतलब ये भी होता है कि चिल्ड्रंस में ही हो एडल्ट में नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी एडल्ट में होता है तो आपको ध्यान रखना है चिल्ड्रन से ज़्यादा सिवियरिटी एडल्ट्स के केसेस में देखने को मिलती है यदि चिकन पॉक्स एडल्ट में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाई रिस्क केसेस की यदि हम बात करें तो चिल्ड्रंस के अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, ठीक है, प्रेगनेंसी, ये भी हाई रिस्क में आ जाती है चिकन पॉक्स के केसेस में। और इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसका मतलब सेकेंडरी अटैक अगर इसका लाइफ में कभी हो तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं अगर एक बार इसको चिकन पॉक्स हो गया हो तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं मिलते हैं, 2 बार भी हो जाता है, लेकिन यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत रेयर होता है। बात करें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की कि क्या इन्वायरमेंट का कोई रोल है, तो हम ऐसा देखते हैं कि जो चिकन पॉक्स होता है इसके ज़्यादातर जो केसेस है वो आपको मिलते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर में। मतलब जनवरी से अगर आप शुरू करेंगे तो जून तक, है ना। तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ईयर जो होते हैं ये जो है इस एरिया में इन्वायरमेंट में जो मतलब लोकेशन, वो मौसम जो होता है, जैसे कि ठंड जाने वाला है, जनवरी फरवरी में ठंड होगा इंडिया में, फिर उसके बाद गर्मी आ जाएगी, है ना, जून तक, फिर बारिश होगी। तो बारिश से पहले पहले वाला जो पीरियड है वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। और मेनली किन कंट्रीज़ में, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैल जाएगा ना, तो ओवर क्राउडिंग वाला एरिया इसे चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग वाला एरिया। कैसे ट्रांसमिशन होता है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट भी फैल सकता है ना, तो पोर्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू मेनली ये फैलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार अगर मदर को, अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि कई बार वो चिकन पॉक्स का वायरस बच्चों में फैल जाता है। और जब ये बच्चों में डायरेक्ट फैल जाता है, किसके थ्रू जाएगा, ऑब्वियसली ये प्लासेंटा के थ्रू जाएगा। और जब ये बच्चों में फैल जाता है तो उसे हम कहते हैं कंजेनाइटल रुबेला, और सॉरी कंजेनाइटल वैरिसेला, है ना, कंजेनाइटल वैरिसेला। कंजेनाइटल रुबेला भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कंजेनाइटल वैरिसेला। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करते हैं। कितना इंक्यूबेशन पीरियड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में हम देखते हैं कि इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो होता है 14 to 16 डेज। ठीक है, और कुछ बुक्स कहती है कि ये 10 से लेकर 21 दिन तक जा सकता है। तो एवरेज पूछा जाए तो 14 to 16 डेज, और अगर बिग रेंज पूछा जाए तो 10 to 21 डेज भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि हम चिकन पॉक्स के प्रेजेंटेशन को 2 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो स्टेज है उसे हम कहेंगे प्री इरप्टिव स्टेज। ठीक है, प्री इरप्टिव स्टेज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इरप्शन से पहले वाला स्टेज। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि इसकी शुरुआत माइल्ड और मॉडरेट फीवर के साथ होती है। ठीक है, माइल्ड या मॉडरेट फीवर के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद बैकएक आपको साथ में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो फीवर हो गया, बैकएक हो गया, शिवरिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मलाइज, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना हमेशा माइल्ड या मॉडरेट फीवर के साथ इसकी शुरुआत होगी, फिर ये लंबा समय नहीं चलता है ना। यूजुअली ये जो कंडीशन होती है ये सिर्फ 24 आवर्स तक चलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन जैसा मैंने कहा एडल्ट्स में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। तो ये जो प्री इरप्टिव स्टेज है ये 2 से 3 दिन तक जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी प्री इरप्टिव स्टेज की। अब हम मेनली चलते हैं इरप्टिव स्टेज पर। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इरप्शन वाला स्टेज।
तो ये जो इरप्टिव स्टेज होता है यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैश की, है ना, क्योंकि इरप्टिव स्टेज में हम क्या बात करेंगे, रैश की। तो आपसे जो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके प्रेजेंटेशन पर, ठीक है, कि ये कहाँ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो याद रखनी है, वो ये जो रैश होते हैं हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी के एक साइड में पाया जा रहा है तो दूसरे साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत हमेशा इसकी होती है ट्रंक से, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रंक। तो चेस्ट पर ये सबसे पहले चलता है ट्रंक पर, ठीक है, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे फैलने लगता है ट्रंक से। तो ट्रंक के बाद ये सीधे सीधे जाता है फेस पर, ठीक है, पहले ट्रंक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, फिर फेस पर जाता है, इसके बाद ये आर्म्स एंड लेग्स पर जाता है। मतलब अगर हम देखें तो इसका ऑनसेट, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, सेंट्रीपीटल एरिया से हुआ, मतलब सेंटर से हुआ है, और ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बॉडी का सेंटर मतलब ट्रंक फेस से लेकर ये स्प्रेड हो रहा है आर्म्स और लेग्स में, तो ये पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सेंट्रीफ्यूगल जब ये जाता है ना, सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर की ओर आना, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की ओर जाना। तो अंदर से बाहर की ओर जाते समय, सेंट्रीफ्यूगल एरिया में जाते समय इसकी जो संख्या है वो कम होती जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाथों और पैरों में ये कम मिलता है, चेस्ट में और फेस में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये बकल एरिया में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, फेरिंजियल एरिया में भी कई बार आपको इरप्शन देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि पाम्स एंड सोल्स में ये नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिले, कई बार मिल भी जाता है ना। फिर इसकी हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो इरप्शंस होते हैं टिपिकल अलग अलग स्टेजेस में होकर गुजरते हैं। पहले ये सिंपल एक रेड चकत्ता बनाता है, ठीक है, जिसे हम मैक्यूल कहेंगे। उसके बाद ये चकत्ता थोड़ा सा फूल जाएगा तो उसे हम पैप्यूल कह देंगे, ठीक है, मैक्यूल के बाद पैप्यूल बन गया। अब जैसे ही ये फूला, इसके अंदर एक फ्लूइड बनने लगता है। तो जैसे ये फ्लूइड वाला कैविटी बन गया, एक छोटा सा इरप्शन जिसमें फ्लूइड भरा, तो उसे हमने वेसाइकल कह दिया, और बाद में यही वेसाइकल जो है वो झड़ जाएगा स्कैब बनकर, पपड़ी बनकर। तो ये ऐसी अलग अलग स्टेजेस में होकर चलता है, ठीक है, पहले मैक्यूल बनेगा, पैप्यूल बनेगा, वेसाइक बनेगा और स्कैब बनेगा। ये जो वेसाइकल वाली सिचुएशन में होता है, तब इसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हनी की बूंदे जैसे गिरती है ना कहीं, तो वो हनी के बूंदे जैसे दिखता है, इसलिए इसको ड्यू ड्रॉप्स इरप्शन भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी स्टेजेस लगातार चलती रहती है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक ही एरिया में कुछ इरप्शंस मैक्यूल वाले स्टेज पर मिलेंगे, कुछ वेसाइकल वाले पे मिलेंगे, कुछ पैप्यूल वाले मिलेंगे, मतलब एक ही जगह पर आपको ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्लियोमॉर्फिज्म किस में मिलता है, तो ध्यान रखना है चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है ना। क्या है प्लियोमॉर्फिज्म, एक ही जगह पर बहुत सारे इरप्शंस मिले, कुछ वेसाइकल स्टेज में होंगे, कुछ पैप्यूल वाले में, कुछ मैक्यूल में, कुछ स्कैब में, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था इसका, तो हमने कहा था इसे कई बार सिंगल्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंगल्स क्या होता है, एक्चुअल में बॉडी में अलग अलग एरियाज पर कई बार देखा जाता है कि जिनको इरप्शन की हिस्ट्री रही हो, इरप्शन की हिस्ट्री मतलब मेनली चिकन पॉक्स की हिस्ट्री, तो उन पर्सन में कई बार आगे चलकर न्यूरैल्जिक पेन हो सकता है ना। आपने एक मटेरिया मेडिका पढ़ते समय एक वर्ड देखा होगा, जोना, ठीक है। जोना क्यों बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल में बॉडी में कई एरियाज पर चिकन पॉक्स जिनको हुआ है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक नर्व के अलॉन्ग में पेन होने लगता है और बहुत सारे छोटे छोटे इरप्शंस हो जाते हैं। तो नर्व के अलॉन्ग में, ठीक है, अगर बहुत सारे इरप्शंस आ जाए और वहाँ पर बर्निंग पेन होने लगे, बर्निंग पेन, तो उस कंडीशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिंगल्स, ठीक है, और जोना, ठीक है। ये दर्शाता है कि हाँ भैया हर्पीज ज़ूस्टर वायरस यहाँ मौजूद है। और अभी हमने क्या कहा था, ये जो वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस है इसका दूसरा नाम क्या है, हर्पीज ज़ूस्टर वायरस 3, है ना, ह्यूमन हर्पीज वायरस, इसको 3 कहा था ना हमने वैरायटी में। तो एक्चुअल में ये हर्पीज ज़ूस्टर का प्रेजेंस दर्शाता है, इसलिए इसे सिंगल्स कहा जाता है।
जब भी ये फेशियल न्यूरैल्जिया कराता है, कुछ लोगों को बहुत भयंकर पेन होने लगता है फेस पर, फेशियल न्यूरैल्जिया, तो ये मिलता है कि बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, अब वो डॉर्मेंट स्टेज में बना रहा है वायरस, लाइक सडनली अब वो क्या कर रहा है, पेन करा रहा है। तो फेशियल न्यूरैल्जिया मेनली आपको दर्शाता है ट्राइजेमिनल के थ्रू। ध्यान रखना है, ये नहीं कि फेस पे हो रहा है तो फेशियल नर्व के थ्रू होता है। जो ट्राइजेमिनल होता है उसका भी ब्रांच होता है फेस पर, हाँ, एक आई की तरफ जाता है, एक जबड़े की तरफ जाता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इसका इन्वॉल्वमेंट को आपको मेनली देखने को मिलता है, ठीक है, चिकन पॉक्स में। तो ये बहुत सीवियर वाला पेन करा सकता है। इसके अलावा ये न्यूमोनिया करा सकता है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी को भी हमने देखा था ना कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैला है, तो न्यूमोनिया करा सकता है। ब्रेन में एन्केफेलाइटिस करा सकता है, और एन्सेफेलाइटिस दोनों कहते हैं इसे। एक कंडीशन होती है रैश सिंड्रोम, रैश सिंड्रोम, हाँ, ये ना रैश सिंड्रोम भी करा देता है कई बार। अब रैश सिंड्रोम होता क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सडनली ब्रेन पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एक्यूट एन्सेफेलोपैथी के साथ लिवर डैमेज प्लस लिवर डैमेज, ठीक है, विसराज होते हैं, मेनली लिवर जाता है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये हमको देखने को मिलता है रैश सिंड्रोम में। तो चिकन पॉक्स आपको रैश सिंड्रोम वाले कंडीशन भी दिखाता है। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के दौरान हम एक टेस्ट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं ज़ैंक टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट होता है यार, गजब का नया है ना। तो देखिए पहले ये ज़ैंक टेस्ट है क्या, ठीक है, टी साइलेंट होता है इसमें। ये जो ज़ैंक टेस्ट होता है एक्चुअल में एक टिपिकल सेल्स होती है, ज़ैंक सेल्स, उनका प्रेजेंस होता है। अब ये ज़ैंक सेल्स कैसे बनती है ज़रा समझिए, है ना। वैसे तो हमारे लिए इसका पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बॉडी में जब भी ये वायरस एंटर करता है, ठीक है, तो ये वायरस एंटर करके हमारी बॉडी के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें से निकलने वाले WBCs, ठीक है, जो लिम्फ होते हैं टी सेल्स, ठीक है, ये भी WBC का एक वेरिएंट होता है, तो इनको इन्वॉल्व करते हैं। अब ये जो इन्फेक्टेड टी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए टी सेल्स है, ये बॉडी के जो इन्फेक्टेड टी सेल्स हैं ये जाते हैं और कई बार डर्मिस वाले लेयर पर जाकर सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये डर्मिस है तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सेल्स हैं, और इन्हीं सेल्स के बीच में एक लेयर पाई जाती है केराटिनोसाइट्स की, केराटिनोसाइट्स। तो हम ऐसे देखते हैं कि ये जो इन्फेक्टेड टी सेल होता है ये जाकर डर्मिस वाले एरिया में बैठ जाता है और डर्मिस एरिया का प्रोलिफरेशन कराता है, और इसी डर्मल प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पर वायरस है, हाँ, ये वायरस यहाँ मौजूद है, और इसी के प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पर मैक्यूल, पैप्यूल और वेसाइकल वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन वाली सेल्स है ना, जो केराटिनोसाइट्स की वजह से बनी है, तो ये जो केराटिनोसाइट्स की वजह से बनी हुई सेल्स है, इन्हीं के लिए नाम दिया जाता है ज़ैंक सेल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज़ैंक टेस्ट कराएंगे, मतलब डर्मिस का टेस्ट कराएंगे हम, ठीक है, वहाँ का स्मीयर लिया जाता है, उसे चेक किया जाता है। तो वहाँ अगर ज़ैंक सेल्स मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव ज़ैंक टेस्ट दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हमको पताना होता है। और दूसरा चीज़ डायग्नोसिस होता है इसका क्लिनिकल फीचर्स से, ठीक है। जो टिपिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, उसका फेस कैसे इरप्शंस आए हैं, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जा रहा है, ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है। कितने दिन फीवर रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो प्रिवेंशन, तो कई बार वैक्सीन एडवाइस किया जाता है इसका, ठीक है, कि वैक्सीन लगवा लीजिए। तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है इसमें, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है वैक्सीन में। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब हाथ पैर तोड़ दिया है बस, ठीक है। या फिर एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी एडवाइस किए जाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लोकल के हिसाब से पूछे तो यहाँ पर फिर एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग में वही आसाइक्लोवीर वगैरह जो फेमस है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हालांकि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका इससे पूछते नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ है, खासकर इसका जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रूर ध्यान रखें।